जस्ट इमेजिन, एक सिटिंग हाई कोर्ट जज के घर में आग लगती है और जब फायर ब्रिगेड वहां आग बुझाने पहुंचती है तो राख और धुएं के अलावा एक और चीज उनकी नजर में आती है जो राख और धुएं से कहीं ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। वो क्या? 14 करोड़ रुपए कैश, विच इज एब्सोल्युटली अनअकाउंटेड फॉर। A very good evening to all of you. My name is Vedant. Welcome back to Target for IQ. And today we will study about the much highlighted controversy of Justice Yashwant Verma. So without wasting time, let's begin. क्या आप लोगों को पता है कि एक हाई कोर्ट जज की जो सैलरी होती है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख रुपीस पर मंथ, मगर obviously it is a very handsome amount but not handsome enough to stack an amount of 14 crore rupees, which roughly translates to 1.8 million US dollars. That's a lot of money. So आप सबको अभी तक पता ही होगा कि जस्टिस यशवंत वर्मा जी एक सिटिंग दिल्ली हाई कोर्ट जज हैं। फैक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। 14 मार्च को जस्टिस यशवंत वर्मा जी के घर में आग, उनके किसी स्टोर रूम में आग लग जाती है। एंड व्हेन द फायर ब्रेक्स आउट, ही वाज नॉट एट होम। हिज फैमिली कॉल्स द फायर ब्रिगेड सर्विसेज। द फायर ब्रिगेड सर्विसेज कम्स इन एंड दे फाइनली ट्राई टू बुझाओ द आग। और जब वो आग बुझाने में कामयाब हो जाते हैं, वो देखते हैं कि a huge pile of cash is lying up and is burning with that fire, जिसमें approximately 14 से 15 करोड़ रुपए थे। बीस मार्च को सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम एक अर्जेंट मीटिंग बुलाता है और मीटिंग में डिसाइड करते हैं कि जस्टिस वर्मा को वापस उनके पेरेंट हाई कोर्ट इलाहाबाद में ट्रांसफर कर दिया जाए। अब एक सिटिंग हाईकोर्ट जज के अगेंस्ट जब इतने ज्यादा ग्रेव करप्शन चार्जेस एलिज होते हैं तो क्या सिर्फ पेरेंट हाईकोर्ट वापस ट्रांसफर कर देने से बात खत्म हो जाएगी? दिस इज अ वेरी सीरियस एंड वेरी पोटेंट क्वेश्चन, बिकॉज हैड ही नॉट बीन अ हाईकोर्ट जज तो क्या तब भी बात सिर्फ ट्रांसफर कर देने से खत्म हो जाती? आप लोगों के क्या सजेशन हैं इस पे? प्लीज डू कॉमेंट अपॉन इट। मूविंग फर्दर, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनको ट्रांसफर किया जाता है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन एक लेटर लिखता है चीफ जस्टिस को, जिसमें वो बोलते हैं कि अगर जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया गया तो वी विल गो ऑन एन इनडेफिनिट स्ट्राइक, बिकॉज इलाहाबाद हाई कोर्ट इज नॉट अ ट्रैश कैन। इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई कूड़े का डब्बा नहीं जहां पर उठाकर आप करप्ट लोगों को डाल देंगे। दिस वॉज रिटन इन द ऑफिशियल लेटर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस को लिखा। 21 मार्च 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जिसके सिटिंग जज हैं हमारे जस्टिस यशवंत वर्मा जी, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस DK उपाध्याय एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जी को। 22 मार्च को, मूविंग फॉरवर्ड, 22 मार्च को जस्टिस संजीव खन्ना सर एक 3 जज कमेटी फॉर्म करते हैं टू इन्वेस्टिगेट द केस एलिजिड करप्शन बाय जस्टिस वर्मा। एंड जब तक ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती है और कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं कर देती है और कोई कंक्लूडिंग फैक्ट पर नहीं पहुंच जाती है कमेटी, तब तक के लिए जस्टिस वर्मा को बोला जाता है कि यू शुड साइडलाइन योरसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग योर जुडिशियल ड्यूटीज। चलिए, अब देखिए, इतनी चीज तो हो गई। जस्टिस खन्ना ने उनको बोला कि आप कमेटी
के रिजल्ट आने तक आप अपनी जुडिशियल ड्यूटीज परफॉर्म नहीं करेंगे। बट मामला यही नहीं रुकता। दिल्ली फायर चीफ मिस्टर अतुल गर्ग, दिल्ली फायर के जो चीफ है मिस्टर अतुल गर्ग, इनिशियली इंटरव्यू में उन्होंने कहा, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने करी उसमें कहा कि नो कैश वाज फाउंड, बट देन लेटर ही क्लैरिफाइड दैट ही नेवर डिनाइड इट आउटराइटली, ही नेवर डिनाइड इट आउटराइटली। जस्टिस वर्मा ने कहा कि उनके अगेंस्ट दिस इज अ एलिजेड कॉन्स्पिरेसी एंड ही हैज नो रिलेशन विद दिस मनी, ये उनका पैसा नहीं है, उनको फंसाया जा रहा है, उनको बदनाम किया जा रहा है, क्लेमिंग नो कैश वॉज इन द स्टोर रूम। जस्टिस वर्मा ने कहा कि जब मैं घर पहुंचा और स्टोर रूम को देखने गया तो वहां पर कोई भी कैश नहीं था और ये बेसलेस एलिगेशन है मेरे अगेंस्ट, मैंने ऐसा कोई भी करप्शन का काम नहीं किया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी हाईकोर्ट जज के अगेंस्ट ऐसे ग्रेव चार्जेस, ऐसे ग्रेव एलिगेशंस लगाए जाते हैं तो प्रोसेस क्या है उनके अगेंस्ट इंक्वायरी करने का? प्रोसेस क्या है अगर वो गिल्टी पाए जाते हैं उनको रिमूव करने का? भाई ऑब्वियसली ही इज अ सिटिंग हाईकोर्ट जज, कोई ऐसे वैसे इंसान तो है नहीं कि 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं कहीं पर और निकाल के आपने ट्रांसफर कर दिया या नौकरी से निकाल दिया। A high court judge is a high court judge and there is a certain protocol for everything that needs to be followed. So, these are the legal provisions which are followed in such kind of cases. सबसे पहले होती है एक in-house inquiry, which is followed by a committee probe, and finally, when the committee submits the report to the CGI, that is the Chief Justice of India, the Chief Justice of India, if he is satisfied that the alleged corruption is true, he might ask the person, the accused, to resign from the judgeship. And if he does not resign, the process of impeachment starts in the parliament of our country. So let us delve a bit deep into these provisions. सो स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप होता है इन हाउस इंक्वायरी। द फर्स्ट स्टेप इज द इन हाउस इंक्वायरी। नाइनटीन 1999 में सुप्रीम कोर्ट में इन हाउस इंक्वायरी का प्रोविजन लाया गया था, जिसमें अगर किसी भी जज के अगेंस्ट कोई ऐसी करप्शन की या किसी भी प्रूवन मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी से रिलेटेड कोई भी एलिगेशंस लगते हैं तो उनके अगेंस्ट चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, जिस हाई कोर्ट के वो जज हैं, उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, जो कि हमारे केस में कौन है, जस्टिस DK उपाध्याय, एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी स्टार्ट करते हैं। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी स्टार्ट करने के बाद वो एविडेंस कलेक्ट करते हैं। एविडेंस कलेक्ट करने के बाद जो एक्यूज जज है उनसे एक रिस्पांस मांगते हैं और उनका रिस्पांस लेने के बाद जो रिपोर्ट उन्होंने बनाई, जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने करी, उसकी रिपोर्ट को सबमिट कर देते हैं टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब जल्दी से आप बताइए, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना, ही इज कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं वो हमारे देश के? 50 और 51st? टेल मी फास्ट इन द कमेंट सेक्शन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जब चीफ जस्टिस साहब को वो रिपोर्ट पहुंचाई जाती है तो चीफ जस्टिस साहब उसमें उसको एग्जामिन करते हैं, उसको पढ़ते हैं, और अगर उन्हें लगता है कि जो एलिगेशंस हैं वो वाकई में बहुत ग्रेव नेचर के हैं, बहुत ही सीरियस एलिगेशंस हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब एक 3 मेंबर की कमेटी गठित करते हैं, जो कि यहां पर जस्टिस संजीव खन्ना, ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना ने गठित करी, जिसमें चीफ जस्टिस शील नागू फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस GS सांदीवालिया फ्रॉम हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, एंड जज अनु शिवारामन फ्रॉम कर्नाटका हाई कोर्ट. These are the 3 judges who are the members of the probe committee established by the Chief Justice of India in Justice Yashwant Verma
केस। अब इन 3 जजेस की जो कमेटी बनी है, इस कमेटी का क्या काम है? इस कमेटी का काम यह है कि वो इन्वेस्टिगेट करेगी इस पूरे स्कैम में, इस पूरे स्कैंडल को इन्वेस्टिगेट करेगी, एविडेंसेस देखेगी, एग्जामिन करेगी थॉरोली, एंड दे विल फॉलो द रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस, विच इज वेरी वेरी फंडामेंटल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्प्रूडेंस। और इसका इंप्लीकेशन क्या है कि जब यह कमेटी इन्वेस्टिगेशन करेगी तो जस्टिस यशवंत वर्मा को पूरा मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने के लिए। ही विल गेट टू डिफेंड हिमसेल्फ। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो कमेटी है वो डिसाइड करेगी कि इफ दिस इज मिसकॉन्डक्ट और अ मिसअंडरस्टैंडिंग, कि क्या यह वाकई एक मिसकॉन्डक्ट है, कि क्या वाकई जस्टिस यशवंत वर्मा ने कोई करप्शन किया है, या फिर एक ये मियर रूमर था, एक ये मियर मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इट वॉज अ मियर कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट जस्टिस यशवंत वर्मा, इट वॉज जस्ट अ डेफेमेटरी ट्रिक, उनको बदनाम करने के लिए जो करी गई। अब जब कमेटी अपने रिजल्ट पे पहुंचेगी, अगर कमेटी डिसाइड करती है कि इट वॉज अ शेयर मिसअंडरस्टैंडिंग और ऐसा कोई भी करप्शन जो उनके अगेंस्ट एलेज किया गया है उन्होंने कमिट नहीं किया, तो बात वहीं खत्म हो जाती है। बट अगर कमेटी इस नतीजे पर पहुंचती है कि हां जस्टिस वर्मा ने या जो भी एक्यूज जज हैं उन्होंने करप्शन किया है, जो चार्जेस उनके अगेंस्ट लगे हैं हमारे मुताबिक, हमारी जांच के मुताबिक उन्होंने यह करप्शन करा है, वह दोषी हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जब यह रिपोर्ट सबमिट करी जाएगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस एक्यूज जज से बोलेंगे कि यू शुड रिजाइन फ्रॉम योर जजशिप, यू आर नॉट अ पर्सन हु इज फिट to do judicial duties, to perform judicial duties, and you should resign with immediate effect, and that person will resign. But in case if that person does not resign, अगर वो व्यक्ति, अगर वो respective judge मना कर देते हैं रिजाइन करने से, then क्या होगा? In that case, Article 124 of Indian Constitution and Article 217 of Indian Constitution, read with the Judges Inquiry Act 1968, will come into play. Article 124 क्या कहता है? Article 124 सब क्लॉज 4 क्या कहता है? Article 124 सब क्लॉज 4 ये कहता है कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट जज को किस तरीके से उनकी पोस्ट से, उनकी जजशिप से रिमूव किया जा सकता है। सिमिलरली आर्टिकल 217 बात करता है कि कैसे एक हाईकोर्ट जज को उनकी जजशिप से, उनकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। तो आर्टिकल 124 रेड विद आर्टिकल 217, रेड विद जजेस इंक्वायरी एक्ट, अगर केस है, द केस पर्टेन्स टू अ सुप्रीम कोर्ट जज, then article 124 clause 4 will apply. If the case pertains to a high court judge, then article 217 will apply. But in both the cases, the respective article will be read with the Judges Inquiry Act 1968. अब आपके दिमाग में सवाल आया कि सर इसमें क्या होगा? अब इसमें क्या होता है, जजेस इंक्वायरी एक्ट में जो प्रोविजंस आपको दे रखे हैं वो ये कहती है, जजेस इंक्वायरी एक्ट हमारा क्या बात करता है कि एक मोशन नीड्स टू बी पास्ड इन द लोकसभा और द राज्यसभा, जहां पर एक मोशन स्टार्ट किया जाएगा अगेंस्ट द एक्यूज्ड जज। अगर ये मोशन लोकसभा में आता है तो आपको मिनिमम 100 लोग चाहिए, 100 मेंबर ऑफ लोकसभा। अगर ये मोशन राज्यसभा में स्टार्ट होता है तो यू नीड अ मिनिमम ऑफ 50 मेंबर्स। अगर लोकसभा में मोशन स्टार्ट हो रहा है यू नीड एटलीस्ट 100 लोकसभा मेंबर्स, एंड अगर ये मोशन राज्यसभा में स्टार्ट हो रहा है तो यू नीड एटलीस्ट 50 राज्यसभा मेंबर्स टू स्टार्ट द मोशन। आफ्टर द मोशन स्टार्ट्स, बोथ द हाउसेज विल इन्वेस्टिगेट, दोनों हाउसेज, द राज्यसभा एंड द लोकसभा, दोनों हाउसेज अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर उन्हें लगता है कि जो करप्शन चार्जेस लेवल किए गए हैं अगेंस्ट द एक्यूज्ड जज दे आर ट्रू, तो वोटिंग होगी, और वोटिंग में अगर 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स वोट करते हैं
in the favor that yes, the person has done corruption, he has been involved into corrupt activities, he has done some sort of proven misbehavior or incapacity, then the judge will be removed after the president signs and the judge will be impeached. but जितना आसान आपको ये सुनने में लग रहा है उतना आसान ये है नहीं. क्यों? क्योंकि दिस इज समथिंग विच इज वेरी 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 रेयर. Impeachment, always remember, impeachment is just like a nuclear weapon. And when do you use a nuclear weapon? When you don't have any option left. A nuclear weapon is always the last resort. जब आपके पास कोई चारा नहीं बचता तभी आप अपनी सबसे खतरनाक शक्ति का इस्तेमाल करते हैं. Similarly, impeachment is a nuclear option. And in the history of India, independent India, there has only been one instance where an impeachment process was started against a judge. Can you tell me who was that judge? The judge was Justice Soumitra Sen. अब ये किस हाई कोर्ट से हैं? क्या कोई मुझे आप में से बता सकता है? जस्टिस सौमित्र सेन किस हाई कोर्ट से थे? Yes, tell me. Yes, very good. Justice Soumitra Sen was the High Court judge of Calcutta High Court. तो जस्टिस सौमित्र सेन के केस में क्या हुआ था? 2011 में इनके अगेंस्ट कुछ प्रूवन मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के चार्जेस लेवल करे गए थे और इनके अगेंस्ट इंपीचमेंट प्रोसेस पार्लियामेंट में स्टार्ट हो गया था. बट इंपीचमेंट प्रोसेस पूरा होता उससे पहले ही उन्होंने खुद रेजिग्नेशन दे दिया और क्योंकि इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया तो वो अपनी जजशिप खो बैठे. बट इक्वली इंपॉर्टेंट इज द फैक्ट दैट इन दी more than 75 years of independent India, this has been the first and the last instance. The case of Justice Soumitra Sen has been the first and the last till date जहां पर किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जज के अगेंस्ट impeachment process start किया गया. So even if this 14 crore alleged scam against Justice Yashwant Verma turns out to be true, it will be an uphill task to remove him because impeachment is not that easy to carry out. Now moving forward, we will read a bit about history and context of judicial accountability. अब देखिए, हमने पढ़ा जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, they need to be very impartial in their conduct. और इम्पार्शियल हो वो अपने कॉन्डक्ट में इस चीज को इंश्योर करता है. क्या चीज? उनको ऐसी पावर्स देना, उनको ऐसी प्रोटेक्शन देना कि वो किसी के दबाव में आए बिना अपना काम बिल्कुल फेयर तरीके से कर पाए. इसलिए इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव, टू इम्पीच अ हाई कोर्ट और अ सुप्रीम कोर्ट जज एज वी रेड अबव. एंड द रीजन बिहाइंड दैट difficulty, the reason behind that ironclad protection is that they are able to work without political pressure. This is why Article 124 and Article 217 of the Constitution were inserted into the Constitution. But ये जो Constitution में आर्टिकल 124 और 217 का प्रोविजन हमने इंसर्ट किया, बनाया, इसके साथ एक प्रॉब्लम आई, दैट इज लैक ऑफ जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी. द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी आप सबने शायद देखी हो. उसमें एक बहुत ही फेमस, बहुत ही महान दार्शनिक स्पाइडरमैन ने एक बात कही थी, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड द फेमस पॉलिटिकल फिलोसोफिस्ट सेड, पावर करप्ट्स and absolute power corrupts absolutely. I repeat, power corrupts and absolute power corrupts absolutely. So, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग आयरन क्लैड प्रोटेक्शन हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस के पास है, जो बनाई गई थी इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस इंटेंशन से कि वो बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के अपना काम कर पाए, अपनी जुडिशियल ड्यूटी बिल्कुल जुडिशियसली परफॉर्म कर पाए, उस पावर की वजह से
एक लैक ऑफ जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी भी आ गई, जिसकी वजह से बहुत सारे करप्शन चार्जेस लेवल होने लगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस के अगेंस्ट। जुडिशियल स्कैंडल्स स्टार्टेड पाइलिंग अप। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि इतने सारे करप्शन चार्जेस लेवल हो रहे हैं, 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने सी रविचंद्रन अय्यर वर्सेस जस्टिस एएम भट्टाचार्य के केस में पुश किया द आइडिया ऑफ एन इन हाउस सिस्टम टू अवॉइड द पब्लिक शेमिंग और पॉलिटिकल विजन्स। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ऐसा इन हाउस सिस्टम हम बनाना चाहते हैं जो इंक्वायरी कर सके और इस नतीजे पर पहुंच सके कि जो भी जज या जो भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज हैं, उन्होंने जो उनके अगेंस्ट जो चार्जेस लेवल हुए हैं, क्या वो सही हैं या गलत हैं। 1999 में दिस सिस्टम वाज फाइनली फॉर्मलाइज्ड। In 1950, the Constitution established a judicial independent with strong protections under Article 124 and 217. 1993 में जस्टिस वी रामास्वामी का इंपीचमेंट भी फेल हो गया ड्यू टू पॉलिटिकल फैक्टर्स। करप्शन चार्जेस बढ़ने लगे, बहुत सारे करप्शन के एलिगेशंस लगने लगे, और 1997 में फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वी नीड एन इन हाउस अकाउंटेबिलिटी सिस्टम विच वाज ऑफिशियली formalized into the judicial system in 1999. Formal in-house mechanism established for judicial accountability. And finally, 2011 में the first ever impeachment process against a High Court or Supreme Court judge started. And the judge was Justice Soumitra Sen. But he also resigned before the impeachment concluded. अब what next? तो देखिए, तीन चीजें हो सकती हैं। पहला, अगर कमेटी को लगता है, जो है 3 मेंबर कमेटी जस्टिस चीफ जस्टिस संजीव खन्ना साहब ने फॉर्म करी है, अगर उन्हें लगता है कि गिल्टी है जस्टिस यशवंत वर्मा, तो दे माइट आस्क हिम टू रिजाइन। इफ जस्टिस वर्मा रिफ्यूजेस टू रिजाइन, impeachment process in the parliament will be started against him, initiated against him. अगर कमेटी को लगता है कि जस्टिस वर्मा इज नॉट गिल्टी, देन इट इज वेरी मच पॉसिबल, in fact it is the only option, that the chief justice of India will ask him to resume his duties officially. But अगर कमेटी ये कहती है कि he is not guilty, तो फिर potential questions will be raised कि जो इनिशियल एविडेंस मिला था, क्या वो फैब्रिकेटेड था, क्या उस एविडेंस को वहां पर लगाया गया था, क्या जस्टिस वर्मा के अगेंस्ट ये कोई कॉन्स्पिरेसी थी, और साथ ही साथ जस्टिस वर्मा डेफेमेशन क्लेम्स भी कर सकते हैं। he can file a suit for defamation against whosoever he thinks जिसका हाथ इसके पीछे है। ब्रॉडर इंप्लीकेशंस इस केस के क्या होंगे, वेदर भले ही जस्टिस वर्मा गिल्टी हो चाहे ना हो, ब्रॉडर इंप्लीकेशंस क्या होंगे। सो ब्रॉडर इंप्लीकेशंस हैं कि सबसे पहले देयर इज अ strict need to bring reforms in judicial appointments. We need people who are dead honest and focused and dedicated to serve the society. सिर्फ ऐसे ही अकाउंटेबल लोगों को जुडिशरी में एंट्री दी जानी चाहिए। We need to bring in a system जो ऐसे रिफॉर्म्स इन प्लेस ला सके। Secondly, we need to debate and deliberate and ponder upon the डिबेट ऑफ अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स, कि क्या हमारे यहां पे जो अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स हैं इस टाइप के चार्जेस से डील करने के लिए, क्या वो वाकई में सफिशिएंट और एफिशिएंट हैं। इस चीज पर हम लोगों को चर्चा करने की जरूरत है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, पब्लिक ट्रस्ट इन जुडिशरी इज एट स्टेक। जुडिशरी के अंदर जो पब्लिक का ट्रस्ट है, इस टाइप के स्कैम्स, इस टाइप के एलिजेड स्कैम्स, इस टाइप के स्कैंडल्स जब लाइमलाइट में आते हैं, जब पब्लिक रेल्म में आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो शेक है, जो फेथ है जुडिशरी के अंदर पब्लिक का, वो शेक होता है, विच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। अब as we all are law students, we need to understand the key legal concepts that were involved. So we read
two key legal concepts today. The first one is judicial independence के statutory provisions, which are Article 124 and 217 of the Indian Constitution. And we also read about how a Supreme Court or a High Court judge is impeached. The process is as follows. सबसे पहले एक initial in-house inquiry conduct करी जाती है, which was formalized in 1999 by the Supreme Court. उसके बाद एक 3 judge committee बैठती है जो investigation करेगी proper. The committee will submit its report to the Chief Justice of India, and if the Chief Justice of India thinks that the accused is guilty, he will ask him to resign, and if the accused denies to resign, that I will not resign for my judgeship, parliamentary motion will come into place, जिसमें मिनिमम 100 लोग आपको चाहिए लोकसभा से और मिनिमम 50 मेंबर्स चाहिए राज्यसभा से. उसके बाद दोनों हाउसेस, द लोकसभा एंड द राज्यसभा, will investigate the case, and if 2/3 of the majority votes, 2/3 of present and voting, if they vote in the favor of removal, after the sanction of the President of India, the judge will be removed. So, this was all for today, and soon we will meet with another very informative current legal affairs video. Till then, take care and study well. Thank you.